बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। अगर आपने अभी सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आपको बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के आज बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के पेडागॉजी प्लस कंटेंट आपके समक्ष में हाजिर हुआ हूं। तो चलो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग कितना है? द सम ऑफ द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग 12,112 by 11 and 30,223 by 13 is what? Let's see what will be the right answer. 3, 4, 5 या 2 इनमें से आपको आंसर देना है। दोनों का योग कितना है ये आपको बताना है। यानी अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 12,112 को 11 से, 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग। अब देखते हैं। देखो जनरली तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12, 1, 1, 2 में आप 11 का डिवाइड कर लें और ऐसे ही आप 13,223 में आप डिवाइड कर लें 13 का। तो देखो इससे क्या होता है, 11 एकम 11 बचा 1, 1 11 एकम 11 बचा 0, आपने उतारा 1, ना जाने का 0 आपने 2 उतारा, 11 एकम 11। तो यहाँ पर एक शेष बच गया। यहाँ से इसको देखें तो 13 एकम 13, 2 ना जाने का 0 लगा दे, 2 उतारा आपने, 13 एकम 13 बचे 9 और यहाँ पर आपको मिला 3, 13 7 91, ये बच गया 2 शेष। तो यानी इन दोनों शेष का सम कितना है? दोनों शेष की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों शेष का सम कितना है ये आपको बताना है। तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 2, इन दोनों को जोड़ दो तो राइट आंसर इज 3। तो 3 इसका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया आंसर, ए ऑप्शन आपने चूज किया है। दैट्स ग्रेट एंड नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। तेजी से करेंगे सेशन को जिससे कि डिले ना हो। क्वेश्चन है 4 - 2 - 9 की पावर 0 + 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 3 इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 है, 2.4 नहीं, इट्स क्वेश्चन नंबर 2। 4 - 2 - 9 टू द पावर 0 + 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 3 इज इक्वल टू व्हाट? 17, 16, 15 या 12? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बोर्ड मास का रूल आपको यूज करना है और बोर्ड मास के रूल से इसको सॉल्व करना है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आसानी से आप कर लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो देखते हैं क्या प्रश्न में खास है। देखो अगर हम बात करते हैं 4 माइनस, अब देखो आप सब जानते हैं कि a की पावर 0 क्या होता है 1, आप 8 की पावर 0 करें तब भी 1, तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो 1 होता है। तो यहाँ पर दोनों को ब्रैकेट में रखकर इसकी पावर 0 किया गया, इसका मतलब क्या है? दैट इज 1, है ना भाई। 2 - 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 3 जा स्क्वायर एंड 9। अब 9 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 9 ही रहेगा, प्लस 3 तो कितना हुआ? 9 और 3 12 और 4 16 में से 1 गया, दैट इज 15। तो राइट ऑप्शन सी। बहुत अच्छा जवाब परिता, वेरी गुड। साथ में मिस निशा, वेरी गुड। राम विनय जी बी, बहुत बढ़िया। बी नहीं होगा, सी, दैट इज 15। 16 नहीं होगा, हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं तो ये इसको हम 0 लेट कर लेते हैं, 0 नहीं है। अगर इसको 0 लेट कर लेंगे तो इट विल बिकम 16, तो ये 0 नहीं है। 2 - 9 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। 17 कैसे हो जाएगा? नहीं, गलत जवाब है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15। एक और सवाल, 1 सही 1 2/2 में कितने आधे हैं? हाउ मेनी हाफ आर देयर इन 1:1/3? ओ, इतना आसान सवाल, तो जल्दी से दीजिएगा जवाब बिना देरी के। इसमें आंसर आना चाहिए तेजी के साथ, क्योंकि इसमें कोई भी बहुत ही बचकाना सवाल है और इसको आप आसानी से चूज करेंगे। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दिया करें कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। 3rd का 3, क्या बात है, ऑप्शन भी 3 और आंसर भी 3, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए में कितने 5 रुपए के सिक्के हैं तो आप कैसे निकालोगे? आप 100 में 5 का डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट 20, है ना। तो आपने क्या काम किया, जब 100 में पूछा 5 कितने तो आपने 5 का डिवाइड किया। उसने ये तो पूछा था 1 सही 1/2 का मतलब 3/2 में कितने 1/2 हैं, आधा में से 1/2, तो 3/2 अगली बार गुणा हो जाती है 2/1, इससे ये कट गया, दैट इज 3। सही जवाब है आपका, एकदम बढ़िया, राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन 3 आंसर।
एक और सवाल चलो, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 अपॉन 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? मनोहर जी गुड इवनिंग। क्या इसका वैल्यू होगा ये आपको बताना है। 0.1 इक्वेशन आपके सामने लिखी है, अब आपको इसका आंसर बताना। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं जब तक आप क्वेश्चन करो। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 अपॉन, देखते हैं जवाब आपका क्या मिलता है, डी। और यहां पर सबसे तेज अजीत ने आंसर दिया है डी, रामवी ने भी डी बोल रहे हैं, मनोहर भी सी बोल रहे हैं, बीबा ने कहा डी, सब लोग डी पर जा रहे हैं। क्या बात है, क्या सवाल इतना अच्छा था कि आपने एक बार में आंसर दे दी? दैट्स ग्रेट एंड फाइन, आई लाइक इट। अब देखो, अब सवाल में ऊपर ये चीज बनी हुई है लेकिन नीचे वाला सवाल अलग है। अगर देखो इसमें से मैं अगर यहाँ एक है या दो है, यहाँ पर एक है या दो, यहाँ पर एक है दो पर, अगर इसमें से मैं दो बाहर निकाल लूँ पहले वाले में से तो अंदर क्या बचेगा? आपने कहा 0.1, तो दूसरे वाले से भी दो बाहर निकाल लियो क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो क्या बचा? 0.1। तीसरे वाले से भी दो बाहर निकाल लियो तो क्या बचा? आपने कहा 0.1। क्लियर है? अब देखो जब दो आपने यहाँ से निकाला तो कितना बचा? इस वाले से भी कितना बचा? आपने कहा सर प्लस में, जब दो यहाँ से निकाला तो 0.02, इस ये वाला दो निकाला तो 0.02, ये वाला निकाला 0.02, तो ये आ गया। अब देखो इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू बराबर हैं, ये वाली कट गई तो क्या बचा? 1/2 दूनी 4 दूनी 8, और 1/8 किसके बराबर होता है? 0.125। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया। इस सवाल का एकदम एक्यूरेट आंसर आपने दिया है, दैट इज डी करेक्ट आंसर है, 0.125। दैट्स नाइस, आपका आंसर बहुत बढ़िया है और आपने अच्छे से इसका चुनाव भी किया है, दैट्स ग्रेट। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं और समझते हैं एक और प्रश्न। सबको समझ में आया होगा, बहुत सब लोगों ने डी ऑप्शन दिया है, बहुत बढ़िया। सब लोग डी के साथ हैं तो इसका मतलब सभी को इसका आंसर पता है, कंफर्म है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो चलो एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग कैसे पढ़ा जाएगा? हाउ विल द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बी रीड? तो यहां पर आपको पहले पता होना चाहिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, तब उन दोनों को जोड़ोगे, जब जो आंसर आएगा उसको हम कैसे रीड करेंगे ये आपको बताना है। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, तो आप लोग भी अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करें। और जब हम किसी अंकों की संख्या की बात करते हैं तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बार 9, है ना। और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 0 0 0 1, ये तो होगा। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, 9990 और 10, ये तो हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,09,99 हुआ ये। तो कहीं लिखा है 1,09,99? आपने क्या लिखा? ए नहीं होगा, 1,09,999 थोड़ी होगा, इट्स 1,09,999, दैट इज 1,09,999 लाख। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब था, काफ़ी कुछ अच्छा आपने करने का प्रयास किया, दैट्स वेरी गुड। एक और सवाल, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस तरह के प्रश्न इस बार टेस्ट में आने बहुत ज़्यादा लाजमी हैं, क्योंकि अब आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो लॉजिकल पूछे जाएंगे। सवाल पूछने का तरीका बदलेगा, सवाल का स्तर तो वही रहेगा लेकिन पूछने का तरीका नहीं। आपको जब तक चारों को आप सॉल्व नहीं कर लेंगे आपका उत्तर नहीं मिलेगा। तो यानी आपको एक प्रश्न में 4 प्रश्न को सॉल्व करना होगा, इसी को कंसेप्चुअल नॉलेज बोलते हैं। तो अब जो बच्चे अधिक इंफोसिस करेंगे, जब से ज़्यादा कोशिश करेंगे, वो किस पर होगी कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, देन यू कैन गिव द आंसर। तो सी ऑप्शन सबसे पहले मुझे मिला है, सी ऑप्शन दिया सब लोगों ने, परिता ने भी कहा सी, क्या बात है, सब लोग सी ऑप्शन देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है बड़ा है तो इसलिए दे रहे हो कि सर बड़ा वाला ही सही होता है, हमें पता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, पक्का पक्का। ओके, तो देखो 25 का शतांश का मतलब होता है 25/100, शतांश मीन्स 1/100, तो यानी ये हो जाएगा 0.25, सही लिखा है। 0.57 है, 0.5700
बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि 0 दशमलव के बाद क्रमिक 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। 2009 मिलीलीटर 2 लीटर और 9 ml के बराबर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1000 ml में 1 लीटर होता है, 2000 में कितने बनेंगे 2, बचा 9 ml, ये भी सही है। तो बचा हुआ थर्ड वो गलत हो गया। अब वो गलत कैसे हुआ उसको समझते हैं। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, एक वर्ग है ये रहा जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसका क्षेत्रफल तो ये आ गया। उसमें बोला उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जिसकी एक भुजा लंबाई जो 4.5 मीटर है और चौड़ाई 0.2 मीटर है, लेकिन ये क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर में था, ये मीटर में, तो क्या करूँ मैं इसमें। तो आपने कहा सिंपल एक काम करो, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। तो भुजा क्या आ गई 100 की गुणा कर दी दोनों में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो भुजा आ गई 450 और 20। अब क्षेत्रफल क्या बना 450 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बराबर नहीं है ना, क्योंकि पहले वाले में कहा गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोथ आर डिफरेंट, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो था वो इसके अकॉर्डिंग गलत आंसर है। बढ़िया, एक और सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। 10 से भी कटे, 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 18 से भी कटे। What is the smallest number which is a perfect square and is also divisible by 10, 12, 15 and 18? मेरा क्लास, मेरा 6 बजे होगा आज क्लास, मनीषा इट्स 6 PM टुडे। तो देखते हैं, ओ माय गॉड सबसे तेज आंसर मिला है 900, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। देखो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते थे, एक तो सिंपल देख लो कि एक तो सारे ये पूर्ण वर्ग हैं, उसमें बोला छोटे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमने छोटे से शुरू किया, यानी 900 इन चारों से कटना चाहिए, 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और 18 पंचे 90 से भी कटता है। तो ये तो आपने बाई ऑप्शन चूज कर लिया। अगर हो सकता है आपको ऑप्शन में 2 में कन्फ्यूजन हो जाए तो क्या करेंगे आप, सिंपली क्या करेंगे 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालो। हालांकि इसका एलसीएम 180 होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलता है, जिससे कि आपको पक्का हो जाए। 2 से निकाले 5 बार, 6 बार, 15 कटता नहीं 9 बार, फिर 2 से काटें 5 नहीं कटता 3 बार, 15 नहीं कटता 9 बार, अब 3 से काट देते हैं, 5 नहीं कटता 1 बार, 5 नहीं कटता 3 बार, फिर अब इसको 3 से काट देते हैं, तो 5, 1, 5, 3, अब इसको 5 से काट दो, तो सब बन गया 1, 1, 1 ना। तो क्या बना 5 3 15, 3 35 2 90 2 180, तो ये 180 इसका एलसीएम है। अब 180 इसका एलसीएम आया, उसने बोला पूर्ण वर्ग बनाना था, अब इसका एलसीएम मत निकालो। अब देखो पूर्ण वर्ग इसके फैक्टर क्या हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब जब किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाया जाता है, जब किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाया जाता है तो उसमें जोड़े बनते हैं, क्योंकि पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर तो वही होगा ना जिसके कंप्लीट जोड़े बनेंगे। देखो 2 का जोड़ा यहाँ पर अवेलेबल है, 3 का जोड़ा यहाँ पर अवेलेबल है, 5 बेचारा अकेला असहाय बैठा सोचा है कोई मेरा भी साथी आएगा मुझे जोड़ा बना के ले जाएगा, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, यानी अगर इसमें 5 की गुणा हो जाएगी तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, अब यहाँ तक का तो गुणा आपने निकाल लिया 180, तो 180 में 5 की गुणा कर दो, तो 900 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। हालांकि 3600 भी इसका फैक्टर होगा, नो डाउट, 3600 भी इसके सब काटेंगे, लेकिन सवाल में 3600 नहीं पूछा है, उसने बोला छोटी छोटी संख्या, यानी 10, 12, 15, 18 से 3600 भी कटता है, पूरा पूरा 900 भी कटता है, लेकिन सवाल में क्या था छोटी छोटी संख्या बतानी थी, तो वो 900 है। इज इट क्लियर, वेरी गुड। एक और सवाल, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी काटी गई, शेष रस्सी की लंबाई कितनी है। तो ये 4:5/8 मीटर लॉन्ग रोप वाज कट फ्रॉम द 10:1/2 मीटर लॉन्ग रोप, द रिमेनिंग रोप लेंथ इज व्हाट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर लिख के दें, क्वेश्चन जब आप पढ़ें उसके साथ ही लिख कर दें कि ये ऑप्शन आपका है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तो बहुत सिंपल है, आपके पास एक रस्सी है जो 10 सही 1/2 मीटर लंबी है और उसमें से आपने 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी काट दी, तो रिमेनिंग क्या बचा। अब इस सवाल को 2 करने के तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप इसका क्या करें, आपने इसका एलसीएम लिया, 10 दूनी 20 21/2 मान 8 चौक 32 और 5 37/8, आपने 8 इसका एलसीएम ले लिया, तो 2 चौके 8 21 चौक 84 37, तो 14 में से 7 गए 7 और
7 में से 3 गए 4/8, तो 8 पंजे 40, तो 5 सही 7/8 मीटर लंबी रस्सी बच जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। तरीका नंबर 1 तो ये है। तरीका नंबर 2 भी है क्या कि जब मैंने आपको बताया जब फ्रैक्शन का आप घटाना करते हैं तो क्या करते हैं, पूरी संख्याओं को साथ रख लेते हैं। जैसे आपने लिखा 10 - 4 एक तरफ प्लस 1/2 - 5/8 एक तरफ, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो बच गया 6 प्लस कितना बचा, अब इसका आपने 8 एलसीएम लिया यहाँ पर, तो क्या बचा 4 2 चौके 8, 4 माइनस का 5 तो माइनस का 1/8, तो ये क्या बना, ये बना 6 प्लस माइनस का 1/8। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 माइनस का 1/8। अब कैसे करते हैं, 8 में से 1 दिया हुआ गायब कितने 7 ना, तो 8 में से आपने 1 कम कर दिया तो ये हो गया 7/8, 1 इसमें से कम कर दो, राइट ऑप्शन दिस वन। ये मैंने बताया हुआ आपको कैसे करते हैं कि अगर 6 में से आपको 1/8 घटाना तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर 7/8, 8 में से गया 7 और 1 इसमें से हमेशा कम कर दो, 6 में से गया 5 तो आंसर आ जाएगा। तो आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है उसमें। क्लियर है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर मैं आपसे एक सवाल बोलूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको कि जैसे मैंने कहा ओके 4 - 1/2 तो कितना बचना चाहिए, 4 - 1/2, तो क्या करेंगे, देखो 2 - 1 कितना बचा 1/2, वो 2 में से 1 गया 1/2 नीचे था। अब 4 में से 1 कम कर दो तो 3 से ही 1/2 बचेगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये बड़े बड़े सवालों में कितना आसान रहता है ट्रिक। देखो अगर मैं बोलूं 139 माइनस का 7/13, अब इसको करो तो आपको बहुत टाइम लगेगा करने के लिए। अगर मैं बोलूं 139 - 7/13 तो इसको करने में आपको बहुत टाइम लगेगा ना, करके देखो चाहे तो। पहले आप 139 में 13 का गुणा करोगे, फिर 7 घटाओगे, जो उत्तर आएगा उसमें 13 का भाग करोगे तो उसको सही बटे में लिखोगे। और मैंने क्या बताया, 13 में से 7 गए कितना बचा, आपने कहा 6/13, इसमें से बस 1 कम कर दो, 138 सही 6/13। चाहे तो अपने तरीके से कर लेना। आप बात समझ में आ गई? आप चाहें तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट, जिससे कि आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाती हैं। क्लियर है? अब एक सवाल दूं, करोगे? एक सवाल बताना। चलो मैं एक सवाल देता हूं, जल्दी से करना। मैंने कहा 237 सही 5/8 बताओ। 237 - 5/8 कितना होगा, 237 - 5/8 का वैल्यू कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बस 236 सही 3/8, दैट इज द राइट आंसर। कितनी जल्दी कर दिया आपने। आपको लोग इंटेलिजेंट समझेंगे बहुत ज़्यादा, हो गए इंटेलिजेंट गए कि भाई बड़ी फास्ट कैलकुलेशन करता है बच्चा, तो आसान है, इजीली हैंडल हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। चलो आपने एक नई चीज़ सीख ली आज। जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा। When the time in Delhi is 8:49 PM, the time in Sydney is 1:19 AM the next day. If the time in Delhi is 11:19 AM, then in Sydney what time will be? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 3:49 PM, बहुत फास्ट दिया है मुझे मनोहर ने आंसर कि 3:49 PM होगा। अब देखो दो तरीके से सवाल आप कर सकते हो। कंडीशन देखना भाई, यहाँ पर 8 PM है तो ये 8 PM था, 8:49 PM, तो इसके बाद 12 भी बजेंगे रात के, है ना, तो 12 PM भी तो बजते हैं। तो नहीं 12 में से ये कम कर दिया आपने, तो कितना बचा 3 घंटा 11 मिनट। चलो घटा के देखो, 12 में से आपने 8:49 घटाए, आपने यहाँ से हासिल लिया 1 का, तो ये हो गया 60 मिनट, क्योंकि मिनट में 60 में से 49 गए तो 11 और 11 में से 8 गए, 11 - 8 = 3, तो 3 घंटा 11 मिनट तो ये हुए। और कब पहुंची थी वो पहुंची थी 1:19 AM, तो 1 घंटा 19 मिनट ये हो गए। कितना हो गया, आपने कहा 4 घंटे 30 मिनट, यानी दिल्ली से सिडनी का समय 4 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी दिल्ली से सिडनी का टाइम अगर मैं बात करता हूं तो वो कितना आगे है, 4.5 घंटे। तो अगर यहाँ पर सुबह के 11:19 हुए हैं तो सिडनी में क्या होगा, 4.5 घंटे बाद कितने बजेंगे। आपने कहा 19:49 तो ये हो गया, और 11 और 4 15, तो 15:49। और रेलवे के टाइम के अकॉर्डिंग 15 किसको बोलते, 3 को ना, तो 3:49 PM, दैट इज द राइट आंसर। आसान था, इजीली हैंडल हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और टाइम वाले सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं काफ़ी बार। चलो एक और, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, इसमें एक ऑप्शन भाई ई और लगा लेना 15%, वो छूट गया इसमें से।
एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया? एक टिन का बर्तन था, उसमें 20 लीटर पेट्रोल था, उसमें से कोई रिसाव हो गया, यानी उसमें कोई लीकेज हो गया, और लीकेज के कारण उसमें 3 लीटर जो पेट्रोल था उसकी हानि हो गई, है ना। टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया? यस, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। डी, ई ऑप्शन भी है, इसमें ध्यान रखना। 85%, आकांक्षा का 85% होगा। ओके, देख लेते हैं। देखो, टिन के बर्तन में कुल मिलाकर 20 लीटर पेट्रोल था, उसमें से 3 लीटर निकल गया, तो अभी टिन के बर्तन में कितना बचा? 17 लीटर अभी अवेलेबल है। कितने में से? 20 लीटर में से। अब ये मेरा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं? दैट इज मल्टीप्लाई बाई 100 ना, 20 पंजे 100, तो यानी 85% अभी बचा हुआ है उसमें। अगर वो बोलता कितने प्रतिशत पेट्रोल बह गया, या कितना प्रतिशत पेट्रोल रिसाव के कारण बाहर निकल गया, तो वो क्या होता? दैट इज 15%। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ, तो राइट ऑप्शन 15 मैंने इसलिए दिया था, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएं इसलिए, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। 15% आपके लिए क्लियर, बहुत बढ़िया जवाब। एक और प्रश्न आपके पास ये रहा, रवि और अली की कुल आयु अली तथा जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक है। जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है? रवि और अली की कुल आयु अली तथा जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक है। जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है, ये आपको बताना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। ए 10 वर्ष, बी 20 वर्ष। अब इसमें ऑप्शन और भी हैं, ज्ञात नहीं कर सकते आप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ चारों ऑप्शन में से आपके अच्छे जवाब मिलेंगे। और यहाँ पर देखो, सवाल को बस समझ लो, फील कर लोगे तो सवाल एक बार में हो जाएगा। उसने बोला रवि और अली, इन दोनों की कुल आयु अली और जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक। 10 जोड़ दूँ, यही तो मतलब है। यानी रवि प्लस अली इज इक्वल टू अली प्लस जॉन प्लस 10। अली को उधर भेज दिया, तो रवि प्लस अली माइनस अली की आयु बराबर जे प्लस 10। अली से अली, तो रवि का क्या निष्कर्ष निकला कि रवि इज इक्वल टू जे प्लस 10, यानी रवि जॉन से 10 वर्ष बड़ा है। भाई ये तो मतलब हुआ कि रवि जो है जॉन से 10 वर्ष बड़ा है। उसने छोटा पूछा था, तो जॉन क्या हो जाएगा? जॉन इज इक्वल टू रवि माइनस 10, यानी जॉन रवि से 10 वर्ष छोटा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो निकालोगे, ये कह सकते हो ना कि रवि जॉन से 10 वर्ष छोटा है। इज इट क्लियर ना? फाइन ना? क्लियर है? दैट्स ग्रेट। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, नॉट बी। इट्स ऑप्शन नंबर ए, नॉट बी। प्लीज टेक इट ईजी, इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन, और आप इसको आसानी से कर सकते थे। यस सर, आया ना समझ में? तो सवालों को देख के नहीं घबराना कि सर वो इतना बड़ा सवाल कैसे हो। नो, बड़े इजी सवाल, यू कैन इजीली हैंडल दीज क्वेश्चंस। एक और सवाल, चलिए 10 ईयर सब समझ में आया सबको। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल कितना है? पोल आपके सामने है। ओके, लेट्स सी। ओके, जवाब मिलने लगे हैं आपके। और यहां पर 12 का ए बताया जा रहा है 112 वर्ग मीटर, बी बताया जा रहा है 120 वर्ग मीटर, कोई 132 बता रहा है, कोई 289, कोई नहीं कह रहा। देखो समझो, ये एक आयताकार खेत है, मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ, फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। ये आपके पास एक आयताकार खेत है, डन। उसने बोला इसकी जो विकर्ण है डायगोनल, जो ये वाला, ये 17 सेंटीमीटर का है, और इसका जो परिमाप क्या होता है 2 × L + B, वो कितना है? आपने कहा 46।
तो भाई l प्लस बी कितना हो जाएगा, आपने कहा 46/2 बराबर 23। तो l प्लस बी 23। एक इक्वेशन तो ये मिली कि l और b को जोड़ोगे तो 23 आएगा। इसकी बात करते हैं, विकर्ण क्या होता है। सपोज ये l है और ये b है, विकर्ण क्या होता है भाई, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग गई ना कि भाई l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होना चाहिए। हाँ लाइक शेयर जरूर करते रहें। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 स्क्वायर होना चाहिए। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा इसको चुटकी में कैसे होगा, पहले बेसिक समझ लो जो लोग नए हैं। तो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आपने एल प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया तो उसका वैल्यू क्या आएगा, आपने कहा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b। अब एल प्लस बी तो आपको पता 23 है, तो 23 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास 17 का स्क्वायर दिया हुआ है 12b। तो आपने क्या कहा 2lb इज इक्वल टू व्हाट, 23 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। तो यानी lb इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 23 प्लस 17, 23 माइनस 17 अपॉन 2। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 6/2 120। तो 120 इसका आंसर है। ये इसका क्या है, डिटेल स्टडी है कि ये बेसिक होता कैसे है। लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं और आपको चीज़ें आती हैं और आप चीज़ों को समझते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, अगर आपको ट्रिपलेट का पता है, क्योंकि जब आप विकर्ण की बात करते हो समकोण त्रिभुज में हम ट्रिपलेट का यूज़ करते हैं। ट्रिपलेट मतलब ऐसी 3 भुजाएं जिनसे मिलकर समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो चुटकी में सवाल होगा। तो ये ट्रिपलेट, अगर इसका विकर्ण 17 है और ये समकोण है तो ये कितना होगा, 15 और 8 का ही तो होगा, है ना। 8 क्या होता है भाई, यही तो होते हैं ट्रिपलेट। मैं लिख देता हूँ 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 और 25 8 15 17, यही तो ट्रिपलेट होते हैं। तो ये बड़ा वाला विकर्ण होता है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे। अब आपको पता लग गया 15 ये है, 8 ये है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है 15 8 120, 1 सेकंड में इसका आंसर आपके हाथ में आ जाता है। तो राइट ऑप्शन है 120। इसलिए मैंने आपको बेसिक से भी समझाया डिटेल में और मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। एक और सवाल, सुमित के स्कूल में समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है। वह प्रतिदिन उस मैदान के 6 चक्कर लगाता है। यदि उस मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 मीटर हो तो उसके द्वारा प्रतिदिन तय की गई दूरी कितनी होगी। सवाल बड़ा आसान है। सुमित के स्कूल में, सुमित स्कूल हैज़ एन इक्विलेटरल triangular ground. He makes 6 trips to the ground every day. If the length of each side of the ground is 45 meter, then the distance traveled by it per day will be 810, 750, 600 meter and 900 meter. तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दें, एक बार क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर करें जिससे कि मुझे पता लग जाए। और लाइक का सिलसिला कम होता जा रहा है भाई, लाइक बढ़ाते रहो। अगर सवाल अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करने में कंजूसी काहे भैया, कोई लाइक करने में कंजूसी करते हैं आप, ऐसी बात कर रहे हैं। लाइक करने में क्यों कंजूसी, बच्चे इतने सारे लाइक इतने कम, लाइक तो ज़्यादा होने चाहिए थे भाई। लाइक कर दो जल्दी से भाई। सर केवी वाले, हाँ ओके, श्योर। तो देखो, सुमित के स्कूल में समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है। समबाहु का मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। उसने कहा प्रतिदिन उस मैदान के 6 चक्कर लगाता है। अब उसकी भुजा 45 मीटर की है। अब इसकी एक भुजा 45 मीटर की, तो उसका मतलब क्या है, उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी 45 45 45। तो यानी अगर देखा जाए इस मैदान का, अगर टिल्लू भाई या सुमित एक चक्कर लगाता है तो 45 45 45, वो 135 मीटर चलता है एक चक्कर में। उसने लगाई 6 चक्कर, तो 6 की गुणा और कर दो, तो 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21, 6 कम 6 और 2 8। तो कितना चलेगा वो, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, वॉन हेले की थ्योरी की बात कर रहे हो, 810। मैं पढ़ाऊंगा आगे, डोंट वरी। तो कितना होगा, 810 मीटर टोटल वो कवर करेगा डिस्टेंस को। इज इट क्लियर, बढ़िया। एक और सवाल ले तो फिर तो समझ में आ गया होगा सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ओके ग्रेट, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। हेन्सन के अनुसार कक्षा को उद्देश्यों से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्री की विविधता अत्यंत आवश्यक है। यह एक इकाई पाठ योजना की विशेषता है, मूल्यांकन का आधार है, इकाई योजना का स्तर है या फिर इकाई योजना का अर्थ है। आपको बताना, हेन्सन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कक्षा को जो उद्देश्य हैं उनसे ठीक प्रकार से अवगत कराना चाहिए, उनको अवेयर कराना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्रियों की विविधता
अत्यंत आवश्यक है। यह एक इकाई पाठ योजना का विशेषता है, मूल्यांकन का आधार है, इकाई योजना का स्तर है, या इकाई योजना का अर्थ है। इनमें से हेंसन के अकॉर्डिंग आप कौन से स्टेटमेंट को सही मानेंगे? ऑप्शंस आपके सामने रख दिए गए हैं। पोल तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं जल्दी से। तो इकाई पाठ योजना की विशेषता, मूल्यांकन का आधार, इकाई योजना का स्तर, इकाई योजना का अर्थ। तो आपको बता देते, सब लोग शांत बैठे हैं, कोई मुझे पोल करके नहीं बता रहा इसका आंसर क्या है। क्यों भाई, इतना जवाब तो आना चाहिए। हाँ, अब की मिला है 14 का 4, इकाई का योजना का अर्थ है डी। लेकिन आपको मैं बता दूं, अफसोस ये गलत जवाब है। पहला सवाल पेडागॉजी का मिला और आपने इस पेडागॉजी के पहले सवाल को ही गलत कर दिया है। सही जवाब इसका डी नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो हिंसन ने बताया ना, दैट इज द फीचर ऑफ यूनिट प्लान, कि आप क्लास को डिफरेंट सहायक सामग्रियों के आधार पर समझाएं। इसी वजह से उस पार्ट जो लेसन प्लान है, जो यूनिट है, उस यूनिट को, इस यूनिट को एक को हम मूर्त वस्तुओं के साथ करेंगे, दूसरी वाली को दूसरी मूर्त वस्तुओं के साथ करेंगे, तीसरी वाली में टूल्स यूज करेंगे, चौथी वाली में अमूर्त चिंतन करेंगे। याद है? तो ऐसे हिंसन ने कहा कि कक्षा को उद्देश्य से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आप डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं। दैट इज द फीचर ऑफ यूनिट प्लान। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, दैट इज 1, ये यूनिट प्लान की विशेषता है। बहुत ही खूबसूरती से जवाब। एक और सवाल, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। आकार किसी भी वस्तुकला का अभिन्न अंग होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा तथा साथ ही संप्रेषण परक कौशल में सुधार करने के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन किया करें कि कौन से प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं, तभी तो मुझे पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, जवाब 15 का चाहिए। और यहाँ पर मुझे आकांक्षा ने सबसे पहले बी, उसके बाद मनीषा ने भी बी, शंभू कुमार बी, ज्योति ए, निशा बी, और बाकी सब लोग बी कह रहे हैं, बस ज्योति ने ए कहा है। यूपी टेट का नोट्स क्या सब मिलेगा? सब मिलेगा, बराबर मिलेगा। शैलेंद्र, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ये सब नोट्स ही है, और आप हमारी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो देखो, आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक भ्रमण की योजना बना सकता है, बिल्कुल। क्योंकि आप गणित पढ़ाने की बात कर रहे हैं, आकार पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक भ्रमण, क्योंकि जब वो उनको ऐतिहासिक जगह लेके जाएगा तो बताएगा ये गोल गुंबद है, ये मकबरा है, ये चौकोर है, ये, क्योंकि आकृति जो होती है ना, वो किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न अंग होती हैं, है ना। वो इंटीग्रल पार्ट होती हैं किसी भी चीज का, क्योंकि उन्हीं से मिलकर के वो आकृति बनी होती है। तो बच्चे के साथ दो काम होंगे, एक तो उसको भ्रमण भी हो जाएगा और वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखेगा, तीसरी बात उसको गणित पढ़ने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अनुशासित किए गए हैं तो इसलिए आवश्यक हैं, क्योंकि आकार किसी भी वस्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं। वो किसी भी शेप का, किसी भी आकृति का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इस तरह के जो भ्रमण कराए जाते हैं तो वो बालक के आपसी संबंधों को जोड़ते हैं, दोनों विषयों को साथ लाने की कोशिश करते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। देखो, अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता ही गलत है कि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद अगर आपका आधे से ज़्यादा पाठ्यक्रम पूरा हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो वो छुट्टी मारो आज, या आप अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। और गणित की रोजाना कक्षा के लिए अच्छा अवसर होगा, क्योंकि सब देखो, जब आप भ्रमण पर जा रहे हैं और ऐतिहासिक भ्रमण की आप बात कर रहे हैं, तो ऐतिहासिक भ्रमण में आपके संप्रेषण परक कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव स्किल्स, तो आपके कम्यूटेटिव स्किल्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कम्यूटेटिव स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा लैंग्वेज से बढ़ते हैं और यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। तो राइट ऑप्शन था बी, एकदम सही जवाब आप लोगों की तरफ से आया है। एक और सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, चलो। नेहा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है, उदाहरण के लिए 3 + 2 = 5, या 4 + 1 = 5, अथवा 2 + 7 = 9, अथवा 3 + 6 = 9।
वह संख्या की विकासात्मक अवस्था पर है। वो कौन सी विकासात्मक अवस्था पर है? दैट इज परिमाणात्मक अवस्था, दैट इज क्वांटिटेटिव स्टेट, विभाजनात्मक अवस्था दैट डिविजनल स्टेज, संक्रियात्मक अवस्था दैट इज ऑपरेशनल स्टेज, एंड गुणनखंडीय अवस्था दैट इज फैक्टर स्टेट। तो देखते हैं आपका जवाब यहाँ पर क्या मिलता है। और ये चारों अवस्थाएं आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चारों अवस्थाओं में क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाएंगे। जब आपको पता होगा इन चारों अवस्थाओं में कौन कौन सी चीज़ों के साथ हम जुड़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के साथ हम जुड़कर पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को पता है। बहुत अच्छा उत्तर, बहुत ही लुभाने वाला, फेफड़ों को खुश करने वाला उत्तर है। बहुत बढ़िया। देखो बता देते हैं, परिमाणात्मक अवस्था में बच्चा किसी चीज़ की काउंटिंग या वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये जानता है। जैसे मैंने लिखा 5, तो इसका मतलब क्या है? 5 सेब हो सकते हैं, 5 केले हो सकते हैं, 5 अमरूद हो सकते हैं, 5 पक्षी हो सकते हैं, 5 चिड़िया हो सकती हैं। तो ये 5 जो रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है? किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिपेंड करता है, उसके भार को। विभाजनात्मक अवस्था में बालक इस अवस्था में सभी गणितीय संख्याओं को उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी उनके घटक में लिख सकता है। जैसे मैंने लिखा 345, तो उसको कैसे लिख सकता है? वो 300 जमा 40 जमा 5। तो इस अवस्था को बोलते हैं विभाजनात्मक अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? विभाजनात्मक अवस्था। स्प्लिट स्टेट भी इसको बोलते हैं, डिविजनल स्टेज भी इसको बोलते हैं। बात आती है गुणनखंडीय अवस्था। जब भी फैक्टराइजेशन स्टेज आएगी, फैक्टर स्टेट आएगी, उस स्टेट में हमेशा आप एक बात याद रखिएगा, जो हमेशा याद रखनी है। वो क्या? कि फैक्टराइजेशन स्टेट में आप जब भी बात करेंगे तो वहाँ पर गुणात्मक चीज़ें आती है। जैसे 3 गुणा 3 बराबर 9, 3 गुणा 4 बराबर 12, 7 गुणा 5 बराबर 35। तो यानी यहाँ पर गुणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ तो गुणात्मक चिन्ह नहीं यूज हुआ है। तो दैट इज ऑपरेशनल स्टेज। अब ये ऑपरेशनल स्टेज क्या है? इस अवस्था में बच्चों को संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक बेसिक ऑपरेशंस एक एक नंबर में करना सीख जाता है। प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इन सब चीज़ों को वो एक एक अवस्था नहीं, बेसिक सिंगल टर्म में करना सीख जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? संक्रियात्मक अवस्था। जैसे वो जोड़ रहा है, 4 और 1 को जोड़ो तो 5 आता है, 3 और 2 को जोड़ो तो भी 5 आता है। दैट इज इट्स द पर्टिकुलर स्टूडेंट इज ऑन ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मुझे लगता है कि बात समझ में पक्का आ गई होगी। दैट्स ग्रेट एंड वेरी नाइस। उम्मीद है कि आपके सवाल के जवाब अच्छे से मिल रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब इन सवालों के जवाबों को हम आगे बढ़ाएंगे और आपसे अगली कक्षा में फिर से मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।